हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 5 देखेंगे कि उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रदान की गई है, जिसका आज हम अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इसके प्रश्न के उत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न के उत्तर देखने से पहले पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है। देखिए, तो इसमें क्या करना है, हमें एक सारणी दी गई है, हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें कि कुछ हमारे पास घटनाएं दी गई हैं और इन घटनाओं को हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में बताना है कि कौन सी घटना में भौतिक परिवर्तन हुआ है और किसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, पहले ही घटना दी है जिसमें कि दिया गया है कि कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना। तो जब कागज को फाड़ेंगे हम तो कागज के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए यह कौन सा परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन की क्रिया है। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि मोमबत्ती जलकर पूरे उसके गुण बदल जाते हैं। और पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद बनना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें भी एक नया पदार्थ बन जाता है। पटाखों का जलना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के गट्ठे के छोटे छोटे टुकड़े करना, ये एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी टूटकर भी कटकर भी लकड़ी ही रहती है। लोहे में जंग लगना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। गैल्वनीकरण, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से इन घटनाओं को हमें विभाजित करना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। तो देखिए, खाने का पकना, जो भोजन पकता है तो उसमें भी कई रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं, तो इस प्रकार से यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना, तो जो सेब है वायुमंडल की ऑक्सीजन से यह क्या कर लेता है, क्रिया, और एक नया पदार्थ बन जाता है, तो यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया अर्थात रासायनिक परिवर्तन। चूने के पानी का दूधिया हो जाना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और मोम का पिघलना, देखिए मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये जो सारणी है ये कंप्लीट कर ली। इसके बाद हमारे पास आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें कि पहला जो विकल्प है वो हमसे पूछा गया है कि सेब, बैंगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्यों? तो क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल सही है। सेब, बैंगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बी व सी, तीनों सही हैं। क्योंकि तीनों ही सही हैं तो हम आंसर में क्या देंगे, विकल्प नंबर डी कि तीनों सही हैं। चलिए, अब हम देखते हैं अगला जो विकल्प है, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला विकल्प है जिसमें पूछा गया है कि लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है। तो उस मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती है, हमें वो मिश्र धातु बताना है। तो वह मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, जिसके कि हम बर्तन उपयोग करते हैं, उसमें जंग नहीं लगती है क्योंकि वह क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें कि कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज मिले रहते हैं एक निश्चित अनुपात में। चलिए, अगला जो विकल्प है जिसमें पूछा गया है हमसे कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए, हमें बताना है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर डी
प्रकाश संश्लेषण हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला विकल्प है जिसमें हमसे पूछा गया है कि वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है, वह कौन सी परत है। तो वायुमंडल में ओजोन परत मौजूद होती है जो कि हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से क्या करती है, बचाती है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ओजोन परत। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जहाँ दिए गए हैं हमारे लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला रिक्त स्थान है कि ध्वनि का उत्पन्न होना खालिस्तान परिवर्तन है। तो देखिए ध्वनि का उत्पन्न होना भौतिक नहीं, यहाँ पर हम भरेंगे रासायनिक परिवर्तन। ध्वनि का उत्पन्न होना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। इसको सुधार लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर भौतिक ना भर के क्या भरना है, रासायनिक परिवर्तन। ध्वनि का उत्पन्न होना खालिस्तान परिवर्तन है, ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान से इसको सुधार लीजिएगा। अगला जो खालिस्तान है उसमें पूछा गया है कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना खालिस्तान है। तो जलते हुए मैग्नीशियम के फीते की ओर देखना क्या है, हानिकारक है। लकड़ी के लट्ठे को काटना खालिस्तान परिवर्तन है, तो लकड़ी के लट्ठे को काटना भौतिक परिवर्तन है। कुछ पदार्थों को खालिस्तान के द्वारा विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो वह क्रिया कहलाती है क्रिस्टलीकरण, और इसके द्वारा शुद्ध अवस्था में कुछ पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। खालिस्तान नंबर 5, जंग लगने के लिए खालिस्तान दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल, इन दोनों की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमने रिक्त स्थानों को देखा। आगे हमारे होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि मैग्नीशियम के रिबिन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है। तो देखिए जब मैग्नीशियम के रिबिन को हवा में जलाते हैं तो यह श्वेत रंग की, सफेद रंग की ज्वाला के साथ जलता है, और पूरी तरह जलने के बाद श्वेत पाउडर, राख, भस्म बचती है, जो कि एक नया पदार्थ होता है और उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और पीवीसी के पाइप में से आप किसका उपयोग करेंगे। तो देखिए हम लोहे के पाइप की अपेक्षा पीवीसी से बना हुआ पाइप उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि लोहे का जो पाइप है वो क्या करेगा, पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसमें जंग लग जाएगी और पाइप खराब हो जाएगा और पाइप क्या होगा, खराब हो जाएगा। परंतु जो पीवीसी का पाइप है यह जंग रोधी रहेगा और खराब भी नहीं होगा, इसलिए हम किसका चयन करेंगे, पीवीसी के पाइप का। अगला जो प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है कि बूझो ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रॉ अपने मुंह से सांस छोड़ी, जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ और इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ। तो देखिए चूने का जो पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो चूने का पानी है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। और इस क्रिया में जो होने वाला परिवर्तन है वह एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं और फलों का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी नए पदार्थ बनते हैं और फलों के पकने के बाद इनके रंग में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया, तो बताइए कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ। तो देखिए पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। भाप से हम वापस पानी बना सकते हैं, तो इस प्रकार से यह एक भौतिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है जिसमें कि हमसे पूछा गया है
कि किसी कागज को काटकर टुकड़े करना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में हम बता सकते हैं कि किसी कागज को काटकर टुकड़े करना एक भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। कागज को हम काट देंगे तब वो कागज ही रहेगा, परंतु जब कागज को हम जला देते हैं तो वह राख बन जाता है और एक नए पदार्थ का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसलिए कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है जो इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण में हम दे सकते हैं कि जैसे भौतिक परिवर्तन में बर्फ का पिघलना, और अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं आप। और इसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन में जैसे दही का जमना, और 2 से 4 इसमें जगह भी नहीं है, नहीं तो आप अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो देखिए, जो कॉपर सल्फेट विलयन है, यदि हम इसमें लोहे की कील या लोहे की अन्य वस्तु डाल दें तो उसका रंग जो नीले से हरा हो जाता है, आयरन सल्फेट बनने के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? आयरन सल्फेट बनने के कारण हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से इसका उत्तर हम दे सकते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, तो इन नए पदार्थ के अलावा और कौन सी घटनाएं हो सकती हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो इसमें देखिए, ऊष्मा भी निकल सकती है, प्रकाश और अन्य विकिरण का निकलना या अवशोषित होना, दोनों क्रियाएं हो सकती हैं रासायनिक परिवर्तन में। ध्वनि का उत्पन्न होना भी रासायनिक परिवर्तन है, गंध में परिवर्तन होना भी रासायनिक परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन होना और गैस का बनना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन के संकेत हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? स्पष्ट कीजिए। तो यह एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक क्या है? नया पदार्थ। ठीक है, तो मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया पदार्थ है। इस प्रकार से यह एक रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कि पूछा गया है कि लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा आप इनको स्पष्ट करें। तो देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं, यदि कब लगती है? एक तो ऑक्सीजन होनी चाहिए और जल अथवा जलवाष्प अर्थात नमी की उपस्थिति हो और ऑक्सीजन हो। इस परिस्थिति में लोहे पर क्या होती है? जंग लगने लगती है। इसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा बता सकते हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पर Fe आयरन लोहे का संकेत है, O2 मतलब ऑक्सीजन और H2O या तो जल या जलवाष्प होगी। और जब ये क्रिया करते हैं आपस में तो बनती है जंग, जिसे कि ये जंग का सूत्र है Fe2O3 और साथ में बनता है जल। तो ये जल का सूत्र है H2O, तो ये Fe2O3 ये क्या है? जंग। और इसके बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या होती हैं? जल और ऑक्सीजन, और लोहा तो होगा ही, तब तो जंग लगेगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? समझाइए। तो देखिए, हम देख ही चुके हैं कि जंग लगने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां, ऑक्सीजन, जल अथवा जलवाष्प, इनका होना क्या होता है? आवश्यक होता है।
तो ऑक्सीजन तो दोनों जगह अर्थात रेगिस्तानी क्षेत्रों और समुद्र तटीय क्षेत्रों दोनों जगह ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, परंतु रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा होती है जो उसमें नमी की मात्रा अर्थात जलवाष्प की मात्रा कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहाँ जल भरा हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इस समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्या होती है, यहाँ के आसपास की हवा में जलवाष्प की उपस्थिति होती है, जिसके कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की जो विधि है वह विधि है क्रिस्टलीकरण विधि। कौन सी विधि है? क्रिस्टलीकरण विधि। अब हमें देखना है कि कॉपर सल्फेट है जो उसके क्रिस्टल कैसे बनते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल बनाने के लिए हम एक बीकर लेंगे और एक बीकर में 1 कप जल और कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाकर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तब तक जब तक कि ये उबलने ना लगे। अर्थात हमने एक बीकर लिया, बीकर में 1 कप पानी भरा और इसमें कुछ बूंदें क्या डाली, सल्फ्यूरिक अम्ल की हमने इसमें कुछ बूंदें डाल दी और इस विलयन को क्या करेंगे, अब उबलने देंगे। अब जब ये उबलने लगेगा तो इसमें हम कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण है, कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो इसमें हम क्या करेंगे, मिलाएंगे और वो उसमें घुलता जाएगा। हम धीरे धीरे कॉपर सल्फेट इसमें डालते जाएंगे और जब तक डालेंगे जब तक कि ये घुलना बंद ना कर दे। अब जब ये घुलना बंद कर देगा तो हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की सहायता से इस जो ये पूरा मिक्सचर है, पूरा विलयन है, इसको छान लेंगे और ठंडा करने के लिए इसको रख देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे तो इसको हमें हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है और एक जगह ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम कुछ समय बाद इस विलयन का अवलोकन करेंगे, अर्थात हम कुछ समय बाद विलयन को देखेंगे तो इसमें हमें छोटे छोटे से क्रिस्टल दिखाई देंगे जो कि क्रिस्टल होंगे कॉपर सल्फेट के। तो इस प्रकार से हम कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोहे पर किसी धातु जैसे क्रोमियम अथवा जिंक की परत चढ़ा सकते हैं जिससे कि लोहे पर जंग ना लगे। लोहे पर हम पेंट कर सकते हैं जिससे उस पर जंग नहीं लगेगी, ग्रीस लगा सकते हैं। ठीक है, और जल और ऑक्सीजन से जिस तरह से हम बचा सकें तो उससे यदि हम बचाएंगे तो लोहे पर जंग नहीं लगेगी। और तेल लगाकर भी हम उसका संपर्क तोड़ देंगे ऑक्सीजन और जल से तो क्या होगा, उस पर जंग लगने से बचा जा सकता है। और मिश्र धातु बनाकर भी क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। इस प्रकार से हम कुछ उपाय लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न तो हमारे हो गए हैं। अब हमें देखना है प्रोजेक्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए प्रोजेक्ट में हमें अपने आसपास के कोई 10 परिवर्तन लिखना है। ठीक है, और उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है। तो आप परिवर्तन लिख सकते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहला ही परिवर्तन लिखा कि दूध से दही बनना। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। ऐसे ही लकड़ी का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसकी केवल अवस्था का परिवर्तन होता है। ठीक है, अर्थात इसके भौतिक गुणों में बस परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि इसमें भी अवस्था का परिवर्तन होता है। मोम का जलना, पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है लेकिन मोम का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। जंग लगना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी से बाष्प बनना, यह एक भौतिक परिवर्तन है।
ठीक है, कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास के अन्य परिवर्तन भी लिख सकते हैं और कौन कौन सा परिवर्तन है आप ये भी बता सकते हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट नंबर जो 2 है उसमें क्या पूछा गया है। प्रोजेक्ट नंबर 2 में पूछा गया है कि शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालेंगे। इस प्रक्रिया का आपको क्या करना है? चित्र भी बनाना है। तो देखिए शक्कर के विलयन में से शक्कर हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है हम उसको क्या करेंगे? अपनाएंगे। हमने जो वाष्पीकरण की पृथक्करण की विधियां पढ़ी हैं उनमें से ये कौन सी विधि हो जाएगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया। इसको अपनाएंगे और इस विलयन को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि पानी वाष्प बनकर ना उड़ जाए और बर्तन में हमें क्या मिलेगा? सिर्फ शक्कर मिलेगी। इस प्रक्रिया का आप चित्र भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप एक बर्तन लेंगे, बर्तन में ये शक्कर का क्या भरा रहेगा? विलयन भरा रहेगा। इसको नीचे से हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या जलाएंगे? हम आग जलाएंगे। इस प्रकार से ये क्या जल रही है? आग जल रही है और इसमें से ये वाष्प क्या होगी? उड़ जाएगी। ठीक है, और अगले ही चित्र में हमें क्या मिलेगा? इस प्रकार से चित्र आप बना सकते हैं। जब ये इसका पानी पूरा वाष्प बनकर उड़ जाएगा तो यहाँ पर हमें केवल शक्कर बची रहेगी और जो पूरा पानी है वो क्या होगा? उड़ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी शक्कर। यहाँ पर है शक्कर का विलयन, शक्कर का विलयन। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे प्रश्न हैं जो उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने प्रोजेक्ट भी देख लिए हैं कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लिखना बस नहीं है, प्रोजेक्ट हमेशा करने होते हैं। तो ये आप घर में करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट हमेशा करके देखिएगा क्योंकि इससे हमारी समझ भी क्या होती है? विकसित होती है। तो इस प्रकार से यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।